कहाँ रह गई थी तुम बेटा? पता है कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा तो समय के अनुसार चला करो। और तो और तुम्हारा फ़ोन भी किसी काम का नहीं। जब देखो तब बिज़ी या फिर आउट ऑफ कवरेज में ही रहेगा। अच्छा सुनो प्रिया, पहले जाकर फ्रेश हो लो। क्या कोई ज़रूरी बात है क्या? जो बस आप मुझे ही आते ही लेक्चर देने लगी। अच्छा बताइए क्या बात है? सोनाली भाभी का फ़ोन आया था? प्रिया के घर लौटते ही अनीता ने बेटी को सूचित किया, पर प्रिया तो मानो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसने अपना पर्स एक और फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कुछ देर तो अनीता बात को मुंह में दबाए बैठी रही, फिर आंखें मूंदे लेटी अपनी इकलौती बेटी प्रिया को देखा। मन मस्तिष्क में झंझवात सा उठ रहा था। वे दिन भर प्रिया की प्रतीक्षा में बैठी रहती हैं, पर वह घर लौटकर मानो बड़ा उपकार करती है। उसके पास माँ से बात करने का तो समय ही नहीं है। मन हुआ इतनी जोर से चीखे कि प्रिया तो क्या, पास पड़ोस तक हिल उठे और उनके मन का सारा गुबार निकल जाए। पर वे भली प्रकार जानती थी कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। वे तो हर समय और हर कार्य में मर्यादा के ऐसे अबूझ बंधन में बंधी रहती थी कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार की बात सोच भी नहीं सकती। हार कर अनीता ने टीवी खोल दिया और बेमन से रिमोट हाथ में थामे अलग अलग चैनलों का जायजा लेने लगी। उधर प्रिया सोफे पर ही सो गई थी। अनीता ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितने लाड़ प्यार से पाला है प्रिया को। उसके लिए उन्होंने न दिन को दिन समझा, न रात को रात। पर अब प्रिया अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं। वे तो उस घड़ी को कोस रही हैं जब उन्होंने प्रिया को राजधानी आकर जॉब करने की अनुमति दी थी। उनके पति सुभाष ने साफ मना कर दिया था कि वे बेटी के अकेले अजनबी शहर में जाकर रहने के पक्ष में नहीं है। तब उन्होंने जोर शोर से बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद किया था। उनका तर्क था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है, तो बेटी को क्यों नहीं। सुभाष जी ने माँ बेटी की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। प्रिया राजधानी आ गई। पिछले 4-5 वर्षों में अनीता ने प्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते देखा था। प्रिया जब ब्रांडेड पोशाक पहनकर कंधे तक कटे केशों को बड़ी अदा से लहराती और गर्दन को झटकती अपने शहर आती, तो पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों की आंखों में ईर्ष्या के भाव देखकर उनका दिल झूम उठता था। इसी दिन के लिए तो वे जी रही थीं। उन्होंने अपना जीवन बड़ी तंगहाली में बिताया था। बड़े संयुक्त परिवार में उनका विवाह हुआ था, जिसमें छोटी-छोटी बातों के लिए भी मन मार कर रहना पड़ता था। पर प्रिया को एमबीए करते ही 25 लाख प्रति वर्ष की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी नाक कुछ अधिक ही ऊंची हो चली थी। अनीता के भाई दिलीप और भाभी सोनाली उसी शहर में रहते थे। सुभाष बाबू अड़ गए कि प्रिया उन्हीं के साथ रहेगी। वे उसे अजनबी शहर में अकेले नहीं रहने देंगे। इसमें अनीता को कोई आपत्ति नहीं थी। भाई भाभी से उनके मधुर संबंध थे। यूं भी वे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। प्रिया को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था। उसने नौकरी मिलते ही जिस उन्मुक्त उड़ान का सपना देखा था, उसमें यह प्रस्ताव बाधा बन रहा था। पर अनीता ने उसे मना लिया। प्रिया भी समझ गई थी कि अधिक जिद की तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। दिलीप संपन्न व्यक्ति थे, पर वे और उनकी पत्नी सोनाली घर में कड़ा अनुशासन रखते थे। वह अनुशासन प्रिया को रास नहीं आया और मामी की रोक टोक से तंग आकर उसने शीघ्र ही अलग फ्लैट ले लिया। सुभाष ये सुनते ही भड़क उठे थे और अनीता को तुरंत बेटी के साथ रहने भेज दिया था। पर अनीता 4 दिनों में ही उब गई थी। प्रिया सुबह 9 बजे घर से निकलती तो फिर रात 8 बजे तक ही घर लौटती। घर में रहती भी तो या तो टीवी में व्यस्त रहती या फिर लैपटॉप में। अनीता का वश चलता तो वे कब की लौट जाती, पर सुभाष की आज्ञा का उल्लंघन करके वे नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। अनीता ना जाने कितनी देर अपने ही विचारों में खोई रहती थी कि तभी प्रिया की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। माँ, कहाँ खो गई? चलो खाना खा ले। उफ, तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई? अपनी माँ से बात करने का तो तुम्हें समय ही नहीं मिलता। अनीता तीखे स्वर में बोली। मम्मी नाराज़ हो गई क्या? कह प्रिया ने बड़े लाड से माँ के गले में बाहें डाल दी। नाराज़ होने वाली मैं होती कौन हूँ? आपको नाराज़ होने का पूरा अधिकार है।
पर नाराज़ होने का कोई कारण भी तो हो। मैंने कहा था कि सोनाली भाभी का फ़ोन आया था, पर तुमने तो पलटकर उत्तर देना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सुना था माँ, पर उसमें उत्तर देने जैसा क्या था? मैं भली-भाँति जानती हूँ कि सोनाली मामी ने क्या कहा होगा। अच्छा, बड़ी अंतर्यामी हो गई हो तुम तो। तुम ही बता दो क्या कहा था उन्होंने? अनीता चीख उठी। मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया होगा और क्या। मैं आपको सच बताऊं, उनके घर में 6 महीने मैंने कैसे बिताए हैं केवल मैं ही जानती हूँ। मुझे तो उनके बच्चों पर दया आती है। इतना अनुशासन किस काम का कि दम घुटने लगे। प्रिया एक ही सांस में बोल गई। उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। बुराई भलाई की कौन कहे। वे तो बस यही कहती रही कि बिना मिले मत चली जाना। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने को। वे बड़े धनी मानी होंगे तो अपने लिए। अब आपको उनका रौब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनका दिया नहीं खाते। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कैसी बातें कर रही है प्रिया? माना तुम अब अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छा वेतन ले रही हो, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम अपने सगे संबंधियों से मुंह फेर लें, और वह भी दिलीप भैया और सोनाली भाभी जैसे लोगों से, जिनके हम पर अनगिनत उपकार हैं। ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, पर मेरे पास समय नहीं है। आप जब कहें मैं आपको उनके यहाँ छोड़ दूंगी। अगले दिन अनीता दिलीप के यहाँ पहुंची तो पति पत्नी दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत जोर डालने पर प्रिया अंदर तक आई और समय ना होने का बहाना करके लौट गई। जिस दिन से यहाँ से गई है, आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने, सोनाली ने शिकायती लहजे में कहा। उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो, वे किसी की सुनते कहाँ हैं। पर मेरे मन में तुम दोनों के लिए अथाह श्रद्धा है। अनीता ने हाथ जोड़े। क्षमा याचना मांगने का समय नहीं है अनीता, सतर्क हो जाने का समय है। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर तुम्हें बर्बाद होते भी तो नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो भैया? मैं कुछ समझी नहीं। अनीता का मन किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा था। अनीता को कुछ बात याद आने लगी। अपने पांव धरती पर रखना सीख बेटी। पढ़े लिखे लोगों को क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है? अनीता ने समझाया। आप लोगों के कहने से मैं उनके यहाँ रहने को तैयार हो गई थी। यूँ मैंने कभी स्वयं को उन पर बोझ नहीं बनने दिया, पर अब नहीं। उनकी रोक टोक से तो मेरा दम घुटने लगा था। प्रिया ने अपनी असमर्थता जताई। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कल ऑफिस जाते समय मुझे छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। वैसे भी दिन भर अकेले बैठे मन उब जाता है। अनीता ने बात समाप्त की। तुमने पूछा नहीं कि प्रिया यहाँ से क्यों चली गई? पूछा था, पर वह तो आपको ही बुरा भला कहने लगी। कहती है कि आपके कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा था। स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी ही, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आगे तुम्हें जो उचित लगे करना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। दिलीप बोले। ऐसी क्या बात है भैया? मेरा दिल बैठा जा रहा था। अनीता घबरा उठी। इस तरह कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। पर बात क्या है भैया? प्रिया यहाँ आई तो 2-3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, पर फिर उसके ढेरों दोस्त आने लगे। रात के 12-12, 1-2 बजे तक पार्टियां चलती, कान फोड़ू संगीत बजता। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, पर जब पड़ोसी भी शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा कि हमारी भी कोई मर्यादा है। दिलीप ने विस्तार से बताया। आपसे क्या छिपाना अनीता दीदी, मैंने स्वयं प्रिया के दोस्तों को नशीली दवा तथा शराब लेते देखा है। इन युवाओं के व्यवहार के संबंध में क्या कहूँ? उन्हें खुलेआम शालीनता की सभी सीमाएं लांघते देखा जा सकता था। सोनाली ने भी अपनी बात कह डाली। अनीता को कुछ क्षण ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। दिलीप बाबू और सोनाली ने उनके चेहरे का रंग उड़ते और बदलते देखा। अनीता क्या हुआ? इस तरह चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। दिलीप घबरा गए। बोलूंगी भैया, अवश्य बोलूंगी, पर सबसे पहले तो आप दोनों ये भली भांति समझ लीजिए कि मुझे प्रिया पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था। वह तो किसी संबंधी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। अनीता हर शब्द चबा चबा कर बोली। क्या कह रही हो दीदी? प्रिया हमारी बेटी जैसी है। हम क्या उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? सोनाली ने कहा। बेटी जैसी है ना, पर बेटी तो नहीं है, इसलिए तो आप लोग जलते हैं उससे।
है कोई लड़की मेरी प्रिया जैसी पूरी बिरादरी में? हर कक्षा में सर्वप्रथम रही है वह। आज इतनी सी आयु में इतनी ऊंची नौकरी कर रही है, इसलिए सब बौखला गए हैं। और फिर अनीता रो पड़ी। दिलीप बाबू सन्न रह गए। उनकी छोटी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाएगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सोनाली, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। अब इस संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। किसी प्रकार दिलीप के मुंह से निकला। नहीं, खूब बात कीजिए। मेरी प्रिया को बदनाम किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आपने हमारी बहुत सहायता की है, पूरा हिसाब किताब कर लीजिए। हम पाई पाई चुका देंगे। प्रिया का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अनीता अब भी स्वयं को शांत नहीं कर पा रही थी। चलो मान लिया तुम्हारी प्रिया जैसी कोई नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह दिन दुनी रात दुनी चौगनी उन्नति करे। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब क्षमा भी कर दो। दिलीप बाबू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो अनीता ने किसी प्रकार स्वयं को संभाला। चाय नाश्ते और इधर उधर की बातों के बीच कब शाम हो गई और प्रिया अनीता को लेने आ गई, पता ही नहीं चला। अब क्या होगा दिलीप? असली बात तो अनीता दीदी को बताई ही नहीं। अनीता के जाते ही सोनाली ने चिंता जताई। क्यों, अभी कुछ और सुनना बाकी है क्या? भला बुरा ना देखो, ना सुनो ना बोलो। हम कुछ कहें भी तो वह कब सुनने वाली है? उसे तो बेटी मोह के आगे कुछ नहीं सूझेगा। दिलीप ने पत्नी को दो टूक शब्दों से बताया। मिलाई अपने भाई भाभी से? घर पहुंचते ही प्रिया ने प्रश्न किया। मिलाई और खरी खोटी भी सुना आई। वे होते कौन है मेरी बेटी पर आरोप लगाने वाले? अनीता गुस्से से भरे स्वर में बोली। मैं कहती तो थी कि वे हमसे ईर्ष्या करते हैं। प्रिया को माँ अनीता की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। चिंता ना कर बेटी, ऐसा जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। ऐसा क्या कहे आई आप? जो मन में आया सुना दिया। भैया तो लगे हाथ जोड़कर माफी मांगने। मैं तो ये सोचकर चुप रह जाती थी कि बड़े भाई हैं और कई बार सहायता करते रहे हैं, पर हर बात की एक सीमा होती है। मम्मी अब गुस्सा थूक भी दो और तैयार हो जाओ। आज डिनर बाहर ही करेंगे। प्रिया की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तो बस एक ही इच्छा है कि तेरे लिए ऐसा घर वर ढूंढूं कि सभी दोस्तों संबंधियों की आंखें चौंधी आ जाए। माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अपने जीवन साथी का चुनाव मैं स्वयं करूंगी, और वह भी पूरी तरह जांचने परखने के बाद। क्या कह रही है? कहीं किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मन की बात तुरंत ही शब्दों में ढल गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जांचने परखने में समय लगता है, अभी तो खोज शुरू हुई है। प्रिया ने हंसी में बात टालनी चाहिए, पर अनीता का दिल दहल गया। प्रिया डिनर के लिए उन्हें एक क्लब में ले गई। वहां उपस्थित युवक युवतियों से वह ऐसे घुल मिल रही थी मानो उन्हें सदियों से जानती हो। प्रिया उन्हें जूस का गिलास थमाकर अपनों दोस्तों के साथ व्यस्त हो गई, जो तेज संगीत की धुन पर एक दूसरे में डूबे थिरक रहे थे। खा पी कर घर लौटते रात के 12 बज रहे थे। तभी कार में अजीब गंध ने अनीता को चौंका दिया। ये क्या है प्रिया, तुमने पी रखी है क्या? उफ माँ, अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता से बाहर निकलो। उच्च वर्ग में साथ देने के लिए थोड़ी बहुत पीने को बुरा नहीं मानते। ये तो आधुनिकता की निशानी है। भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। हमारे समाज में तो लड़कों का भी पीना अच्छा नहीं समझा जाता, लड़कियों की बात तो दूर रही। आप तो दिलीप मामा और मामी जी की तरह बातें करने लगी हैं। थोड़ी सी पीने से कोई शराबी नहीं हो जाता। अगली बार मैं आपको क्लब के पब में ले जाऊंगी, वहां देखिएगा कितनी लड़कियां बैठी रहती हैं। मुझे नहीं देखना कुछ भी। अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। तुम्हारी बातों में आकर मैंने दिलीप भैया से भी झगड़ा कर बैठी। और अनीता रो पड़ी। अगले कुछ दिन अनीता ने अपने अकेलेपन से जूझते हुए बिताए। वे प्रिया का एक नया रूप देख रही थी। उसके काम पर जाने के बाद सुभाष से बात करके वे मन हल्का कर लेती थी। सप्ताह के अंत में प्रिया अक्सर आधी रात को घर लौटती। वे कुछ कहती तो उसका यही घिसा पीटा उत्तर होता कि वह उनकी तरह चौके चूल्हे में अपना जीवन नहीं गंवा सकती। माँ, मैं आपके चेहरे से आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पापा के पास क्यों नहीं लौट जाती? एक दिन प्रिया ने माँ अनीता से साफ कह दिया। कहना क्या चाहती हो तुम? अनीता ने प्रश्न किया। यही कि इस उम्र में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। उसकी चिंता तुम न ही किया करो तो अच्छा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, पर यहाँ आकर मुझे भी उनकी बात समझ में आने लगी है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते दिखने लगे?
अपने बेटे अर्जुन के लक्षणों की कभी चिंता नहीं किया आपने? प्रिया बेहद कटु स्वर में बोली। अपने भाई पर इस तरह आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जब भी उसे मिलने जाती हूँ, आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ तुम दिलीप भैया और सोनाली भाभी से लड़ झगड़ कर अकेले रहने चली आई। तुम ही बताओ कि क्लब से नशे में धुत लौटकर तुम किसका सम्मान बढ़ा रही हो? मामा जी और मामी जी से तो आप भी लड़ झगड़ कर आई हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता। इसी मूर्खता पर तो मैं स्वयं को कोस रही हूँ। वे तो तुम्हारे बारे में और कुछ भी बताना चाहते थे, पर मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद कर आई। उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले, उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं स्वयं बता दूं। मैं और मेरा सहकर्मी रोहित साथ रहते हैं। आप आ रही थी इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। प्रिया बिना किसी लाग लपेट के बोली। उफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? संस्कारी परिवार है हमारा। ऐसी बातें बिरादरी में फैल गई तो तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। अनीता बदहवास हो उठी। आप उसकी चिंता ना करो, मैं बिरादरी में विवाह नहीं करने वाली। ठीक है, साथ ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? अभी हम एक दूसरे को परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद यदि हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो विवाह की सोचेंगे। वैसे भी विवाह में मेरा या रोहित का कोई विश्वास नहीं है। इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है। प्रिया अपनी ही रौ में बह जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं। तुम्हारे पापा को पता चला तो पता नहीं वे इस सदमे को सह पाएंगे या नहीं। अनीता रो पड़ी। मम्मी, ये रोना पीटना रहने दो। आप कहो तो रोहित को यहीं बुला लूं, आप भी उसे जांच परख लेंगी। प्रिया ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा बेहुदा प्रस्ताव रखने का? अनीता की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। ठीक है, आप नाराज मत होइए। भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। अनीता का क्रोध देखकर प्रिया ने तुरंत पैंतरा बदला। पर अनीता को चैन कहाँ था। वे रात भर करवटें बदलती रही। कभी बेचैनी से टहलने लगती तो कभी प्रलाप करने लगती। वे सुभाष से बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। रात भर सोच विचार करके वे इस निर्णय पर पहुंची कि प्रिया की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। रोहित साथ आकर रहेगा तो वे उस पर दबाव डालकर उसे विवाह के लिए राजी कर लेंगी। अंततः उन्होंने रोहित को साथ रहने की अनुमति दे दी। वह दूसरे ही दिन साथ रहने के लिए आधमका। अनीता को जब भी अवसर मिलता तो वे दोनों को विवाह बंधन के लाभ गिनाती, पर प्रिया और रोहित अपने तर्कों द्वारा उनके हर तर्क को काट देते। इतनी मानसिक यातना उन्होंने कभी नहीं झेली थी। वे मन ही मन इतनी डरी हुई थी कि सारे प्रकरण की जानकारी सुभाष को देने में मन कांप उठता था। इसी ऊहापोह में कब 3 महीने बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अपने सभी प्रयत्नों को असफल होते देखकर उन्होंने सारी जानकारी अपने पति को देने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया ही था कि प्रिया का फ़ोन आ गया। मम्मी, हम 8-10 दोस्तों ने रात्रि उत्सव का आयोजन किया है। मैं आज रात घर नहीं आऊँगी, कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट कहकर प्रिया ने उन्हें सूचित किया और फ़ोन काट दिया। उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। कौन है ये दोस्त जिनके साथ इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? उन्होंने रोहित के आते ही प्रश्न किया। फेसबुक पर प्रिया के सैकड़ों दोस्त हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह किनके साथ पार्टी कर रही है? सच पूछिए तो हम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देते। रोहित ने हाथ खड़े कर दिए तो अनीता विस्फारित नेत्रों से उसे ताकती रह गई। फिर उन्होंने तुरंत ही फोन पर पूरी जानकारी सुभाष को दे दी। सारी बात सुनकर वे देर तक उन्हें बुरा भला कहते रहे। फिर वे काफी देर तक आंसू बहाती रही। पर उस दिन उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई। उन्हें लगा कि शीघ्र ही सुभाष आकर उन्हें इस यंत्रणा से मुक्ति दिला देंगी। वे बहुत गहरी नींद में थी जब फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? उन्होंने उनिंदे स्वर में पूछा। जी, मैं तान्या, प्रिया की सहेली। हम लोग खा पी कर मस्ती करने सड़क पर निकले थे। प्रिया कार पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसकी कार कुछ राह चलते लोगों पर चढ़ गई। हम पुलिस स्टेशन में हैं। आप रोहित के साथ तुरंत वहां पहुंचिए। बदहवास अनीता ने रोहित के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। रोहित के दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने पूरी बात बता दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो रोहित अपने दोनों हाथों में सूटकेस थामे खड़ा था।
अरे बेटा, इस सब की क्या ज़रूरत है? अनीता ने प्रश्न किया। आंटी माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा रहा। मेरा एक सम्मानित परिवार है। मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़कर उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप जाने और आपकी सिरफिरी बेटी। क्रोधित स्वर में बोल रोहित बाहर निकल गया। जब तक अनीता कुछ बोल पाती वह कार स्टार्ट कर जा चुका था। उस अंधकार में उन्हें दिलीप की ही याद आई। फ़ोन पर ही उन्होंने क्षमा याचना की और सहायता करने का आग्रह किया। दिलीप ने उन्हें धीरज बंधाया, आश्वासन दिया कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। रिसीवर रख अनीता वहीं बैठ गई। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खबर मिलते ही सुभाष अगली सुबह भागे भागे आए, लेकिन परिस्थिति हाथ से निकल चुकी थी। अब सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह गया। साथ ही साथ अनीता भी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार थी। अगर समय रहते ही अनीता पति को पूरी बात बताकर और साथ मिलकर कुछ कड़े फैसले लेती तो शायद बात कुछ और होती और प्रिया एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।